सपने वह नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उठो, जागो, आगे बढ़ो। कब तक रोते रहोगे? कब तक रोते रहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास संपन्नता नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं कैसे कुछ करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में अनेक समस्याएं हैं, अनेक चुनौतियां हैं, अनेक परेशानियां हैं, मैं कैसे करूं, मैं किसी कार्य को कर नहीं पा रहा हूं, मैं किसी भी काम को कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने जीवन में बहुत अधिक चुनौतियां, समस्याएं, परेशानी है। इन सब को छोड़ करके अपने हौसले को बढ़ाओ, जज्बे को बढ़ाओ, कुछ कर गुजरने का हिम्मत होना चाहिए। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन इन सभी बातों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक घटना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा था। उनके पास बहुत चुनौतियां थी, बहुत समस्याएं थी, परंतु वह इन सब से लड़के, इन सब को पीछे छोड़ के भारत के सबसे टॉप पोस्ट पर पहुंचे राष्ट्रपति एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम का जो परिवार था, जो पूर्वज थे, वह काफी संपन्न थे, पैसे रुपयों की कमी नहीं थी। एपीजे कलाम का जन्म धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था, जो कि भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट है। वहीं पर विवेकानंद रॉक्स, विवेकानंद की मूर्ति है। यह क्षेत्र जो है श्रीलंका के आसपास था। तो एपीजे कलाम के जो पूर्वज थे, उनका व्यापार, उनका ट्रेड श्रीलंका के साथ चलता था और काफी घर में संपन्नता थी, व्यापार अच्छा था। परंतु गति, नियति को किसी ने नहीं जाना है। इनके वंशजों का जो ट्रेड चल रहा था, व्यापार चल रहा था, अचानक से काफी नुकसान में चला गया और ऐसे समय में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ, जब इस समय परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही खराब थी, बहुत ही दयनीय थी। वे काफी गरीब हो चुके थे। उनके परिवार ने संपन्नता देखी थी और कलाम के जन्म के समय वह काफी गरीबी का जीवन जी रहे थे। कलाम का बचपन इतनी मुश्किलों, इतनी परेशानियां, इतने चुनौतियों के साथ गुजरा जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उन्हें अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर बेचना पड़ा, अखबार बेचना पड़ा। वह गली गली मोहल्ले में अखबार बेचते थे ताकि उनसे कुछ पैसे आ जाए और उन पैसों से वह अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। इन गंभीर चुनौतियों में जब कलाम के सामने छोटी छोटी चीजों की कमी होती थी, खाने के लिए ढंग से खाना नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था, पैसों की तंगी थी, न्यूज़पेपर बेचकर कुछ पैसे जमा करते थे जिससे कि परिवार का भरण पोषण हो सके, परिवार के इनकम में वह भी कुछ मदद कर सके। इस तरह की स्थिति में कलाम ने एजुकेशन के महत्व को समझा, शिक्षा के महत्व को समझा और उन्होंने इन सभी के साथ साथ पढ़ाई को भी, एजुकेशन को भी जारी रखा। हालांकि चुनौतियां गंभीर थी, काफी परेशानियां थी, पढ़ने का उन्हें समय नहीं मिलता था। वह स्कूल में एक जनरल स्टूडेंट थे, मध्यम वर्ग के स्टूडेंट थे, कोई काफी इंटेलिजेंट नहीं थे, काफी मेधावी छात्र नहीं थे, एक सामान्य छात्र थे। परंतु उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। परंतु एक बात है, पढ़ने में एवरेज होने के बावजूद, मध्यम होने के बावजूद उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, अपनी लगन को बनाए रखा और पढ़ते रहे। अपने इसी लगन और मेहनत के कारण उन्होंने स्कूल पास किया। फिजिक्स से, भौतिकी से, फिजिक्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और अपने इस लगन मेहनत की वजह से उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका दाखिला हो गया और वह इंजीनियरिंग करने के लिए चले गए।
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्हें एरो स्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला। उन्होंने एरो स्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की, बच्चों की क्या सोच होती है कि मुझे कुछ एक नौकरी मिल जाए जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाए, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उनकी जरूरतों को, उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। परंतु कलाम किसी और चीज के लिए बने थे। नियति, भगवान उनसे कुछ और करानी चाहती थी। एरो स्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद कलाम ने सोचा कि वह फाइटर पायलट बनेंगे। अब उनका सपना हो गया कि वह फाइटर पायलट बनेंगे। इसके लिए उन्होंने एग्जामिनेशन दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, और उतने गरीब परिवार से होने के बावजूद पढ़ने में साधन नहीं था, पैसों का अभाव था, परंतु अपने मेहनत के दम पर उन्होंने पूरे ऑल इंडिया में 9th रैंक, 9वां रैंक हासिल किया, 9th रैंक। परंतु दुर्भाग्य ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उस साल एरो स्पेस इंजीनियरिंग से पास आउट कैंडिडेट जो कि फाइटर पायलट के लिए अप्लाई किए थे, गवर्नमेंट ने सिर्फ 8 लोगों का चयन किया, सिर्फ 8। अब्दुल कलाम का रैंक था 9th। इस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वह निराश हो गए। परंतु भाइयों, बहनों, दोस्तों, यह याद रखना कि असफलता कभी सफलता की मोहताज नहीं होती है, प्रयास करना जरूरी है। प्रकृति जो है अब्दुल कलाम आजाद से कुछ बड़ा काम करवाना चाहती थी। जरा सोचिए कि अगर अब्दुल कलाम आजाद अगर फाइटर पायलट में सेलेक्ट हो जाते तो उनका जीवन फाइटर पायलट बन करके समाप्त हो जाता। परंतु कुदरत को, प्रकृति को, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वह उनके हाथों से कुछ और ही कराना चाहती थी। इसके बाद कलाम DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO में ज्वाइन किए, जहां उनके कार्यों को इतना वैल्यू नहीं दिया गया। वह अपने कार्य से भी इतने खुश नहीं थे। परिस्थितियां देखिए, चुनौतियां देखिए, इतनी गरीबी में न्यूज़पेपर फेंक कर दूसरे के घरों में पढ़ाई किए, कैसे कैसे स्कूल किए, कैसे कैसे फिजिक्स से ग्रेजुएशन किए, मेहनत और लगन के बल पर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिए, एरो स्पेस इंजीनियरिंग किए, फाइटर पायलट बनने की इच्छा थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया। 8 लोगों का ही हुआ, इनका 9th रैंक था, 1 रैंक के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। चुनौतियां बहुत ही गंभीर थी। इन्होंने फिर बाद में DRDO को ज्वाइन किया। DRDO में भी इनका नौकरी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इन्हें अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। ऐसे वक्त में इनकी जो है ट्रांसफर इसरो में कर दी गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहां से शुरू होती है कहानी। जब उस व्यक्ति का भविष्य ही बदल गया, उसके मायने ही बदल गए, और जिस काम के लिए प्रकृति ने, जिस काम के लिए कुदरत ने, जिस काम के लिए भगवान ने उन्हें चुना था, उन्हें इस जगह, इस सही जगह पर पहुंचा दिया। हालांकि DRDO में काम करते समय उन्होंने होवरक्राफ्ट, जो कि समुद्र में चलती है और पानी के सतह पे भी चलती है और पानी पर भी चलती है, इस तरह के होवरक्राफ्ट का निर्माण किया, उस प्रोजेक्ट में योगदान दिया। इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या थी? उस समय होवरक्राफ्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी बाहर से लानी पड़ती थी। कलाम ने अपने अथक प्रयास और परिश्रम से इस होवरक्राफ्ट को पूरे भारतीय उपकरण, पूरे भारतीय संसाधन के माध्यम से बनाया और होवरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की। यह पूरी तरह से इंडिजीनियस थी, भारतीय थी। अब भारत को
होवरक्राफ्ट बनाने के लिए विदेशी लोगों, बाहरी लोगों की मदद की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि डीआरडीओ में उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, उन्होंने बताया कि वह क्या कर सकते हैं, परंतु आज असली बातें तो उनकी इसरो ज्वाइन करने के बाद ही पता चला कि उनमें कितना दम है, उनमें कितना हिम्मत है और वह क्या कर सकते हैं। उनकी सही पहचान इसरो में मिली। इसरो ज्वाइन करने के समय उनके सामने काफी चुनौतियां थी। भारत उस समय PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों पे आश्रित था, खास करके यूरोपीय देशों पर। उन्होंने PSLV टेक्नोलॉजी का भारत में निर्माण किया और PSLV को सक्सेसफुल लॉन्च किया और उसी PSLV के माध्यम से रोहिणी 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और उस रोहिणी 2 को उसकी कक्षा में प्रक्षेपित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, बैठाया गया। यह भारत के लिए अद्भुत सफलता थी, क्योंकि PSLV इंजन में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज होता था, जो कि भारत में नहीं था। इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने सफलतापूर्वक लागू किया और भारत को इस तकनीक के लिए संभव बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। अब इस टेक्नोलॉजी के लिए भी भारत को दूसरे देशों की ओर देखना नहीं था। एक गरीब बच्चा न्यूज़पेपर बेच करके चुनौतियों का सामना करते हुए, पढ़ते हुए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके फाइटर पायलट नहीं बन पाया, डीआरडीओ ज्वाइन किया, होवरक्राफ्ट बनाया, पूरी तरह से इंडिजिनियस भारतीय, और इसरो में ट्रांसफर होने के बाद PSLV को लॉन्च किया। यह भारत के लिए इससे बड़े गर्व की बात कुछ और हो ही नहीं सकती थी कि अब जो है भारत स्पेस में एक महाशक्ति बन चुका था। परंतु कलाम इतने से ही संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अभी तो उन्हें बहुत कुछ करना था। अभी तो उनके जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाकी था, जिसके लिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। अब्दुल कलाम आजाद को हम एक मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। जब जब मिसाइल की बात होगी, अब्दुल कलाम का नाम आएगा। वह भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम, अ मिसाइल मैन। APJ कलाम ने भारत के लिए कई प्रकार के मिसाइलों का निर्माण किया, जैसे कि त्रिशूल, सरफेस से शॉर्ट रेंज की मिसाइल, आकाश, सरफेस टू मीडियम रेंज की मिसाइल, पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, नाग, एंटी टैंक मिसाइल, और ना जाने कितने मिसाइल का अब्दुल कलाम ने इजाद किया, उसको बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह सभी टेक्नोलॉजी दोस्तों इंडिजिनस थी, भारतीय निर्माण की तकनीक थी। इसमें विदेशों से मदद नहीं ली गई थी। एक न्यूज़पेपर बेचने वाला जिसके पास खाने के लिए नहीं था, उसका जज्बा, उसका हौसला देखिए, उसको किस ऊंचाई तक लेकर के गया। और उसने भारत को ऐसे ऐसे मिसाइल दिए कि जो भारत के पड़ोसी देश है, जो शक्तिशाली देश है, उनसे भी ऊपर भारत को लेकर के गए। और भारत आज अपने पड़ोसी देश ही नहीं, परंतु पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। आज जो हम गर्व करते हैं कि भारत इतना शक्तिशाली है, भारत का स्पेस वर्क, जो अंतरिक्ष में जो कार्य है वह काफी महान है। चंद्रयान जा रहे हैं और क्या क्या जा रहे हैं, और कैसे कैसे टैंक और मिसाइल भारत के पास है। तो इसको देने का श्रेय, इसका देन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन में काफी चुनौतियों और समस्याओं का सामना किया। APJ अब्दुल कलाम जो है आगे चलकर भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वह
भारत के इकलौते साइंटिस्ट थे जो कि राष्ट्रपति बने। इससे पहले कोई भी साइंटिस्ट राष्ट्रपति नहीं बना। फिर से ध्यान दिलाता हूं, न्यूज़पेपर बेचने वाला साइंटिस्ट बना और इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने भारत को इतने मिसाइल दिए कि भारत शक्तिशाली देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया। कलाम का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है। लोगों के पास जब धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा आती है तो लोग घमंडी हो जाते हैं, अपने व्यवहारों में उनका बदलाव आ जाता है। परंतु एपीजे कलाम के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वह बहुत ही साधारण, सिंपल, जेंटलमैन और बहुत ही प्रतिभाशाली आदमी थे। जब उनका टर्म एज ए प्रेसिडेंट समाप्त हुआ तो वह भारत के विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाते थे। विजिटिंग फैकल्टी वहाँ पर जा करके वो बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों के साथ अपने ज्ञान को बांटते थे। बहुत ही हम्बल कैरेक्टर के थे। तो दोस्तों याद रखिए, सरस्वती उसी के पास होती है जिसमें हम्बलनेस होता है, नम्रता होता है, शांत होता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कई जर्नल्स लिखे, बुक लिखे, बहुत विभिन्न प्रकार की उन्होंने किताबें लिखी। तो ऐसे महान शख्सियत थे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि अत्यंत गरीबी से उठ करके भारत के सबसे टॉप पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और उनकी पहचान भारत के राष्ट्रपति के रूप में कम बल्कि मिसाइल मैन के रूप में ज़्यादा जानी जाती है। ना उनके पास साधन था, ना उनके पास संपन्नता थी, ना उनके पास धन था, पैसों का अभाव था। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने देश के लिए विवाह तक नहीं किया, शादी भी नहीं की। वह अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें अपने परिवार से प्रेम नहीं था। वह एक पारिवारिक आदमी थे और वह अपने फैमिली के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते थे, उनकी केयर करते थे, उनकी सपोर्ट करते थे। वह एक फैमिली मैन थे। तो अबुल कलाम आजाद के इस व्यक्तित्व से, उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बहाना बनाने वालों, छोड़ो इन बहानों को, दुनिया के चोचलों को कि मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास ढेसी नहीं है, मेरे पास फेसी नहीं है, मेरे पास मोटर गाड़ी नहीं है, तो मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास बुलेट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। करने वाले कर गुजरते हैं, रुकते नहीं हैं। जज्बा, हौसला, विश्वास में कोई कमी नहीं होना चाहिए। समुंदर के किनारे बैठ के मोती नहीं मिलती। मोती को पाने के लिए समुंदर के बीच में गोता मारना पड़ता है। आलसियों से कुछ नहीं होगा, मेहनती बनो। एपीजे कलाम स्कूल में एक मिडिल लेवल के स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे, परंतु उन्होंने अपने मेहनत से, अपनी हिम्मत से और लगातार प्रयास से अपने आप को उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया जहां पे पहुंचना हर व्यक्ति का सपना होता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी यह कहानी नहीं है, यह एक अमर कहानी है। इससे लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है कि साधन के ना होते हुए, संपन्नता के ना होते हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ करने की चाहत, हिम्मत और भावना होनी चाहिए। इस तरह से रोने से जीवन नहीं चलेगा। कुछ करना है तो आगे बढ़ो, चुनौतियों का सामना करो, परेशानियों को सपने वह नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।